अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हालिया कुछ महीनों से भारत की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के तो अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात जारी हैं और खबरें आ रही हैं कि टैरिफ से मुताल्लिक मस्बत पेशरफ्त हो रही है, मगर भारत और अमेरिका के तिजारती मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं और ट्रंप ने भारत पर मुआशी बॉम्ब गिरा दिया है, जिससे मोदी सरकार मजीद दबाव में आ गई है। आज सदर ट्रंप ने एक गैर मामूली पेशरफ्त का ऐलान करते हुए इस खित्ते में अपने सबसे अहम इत्तेहादी भारत पर 25% टैरिफ्स और पेनल्टी आयद कर दी है, जो परसों 1 अगस्त से नाफिज हो जाएगी। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि याद रखें, अगरचे भारत हमारा दोस्त है, मगर बरसों में हमने उसके साथ निस्बतन कम तिजारत की है, क्योंकि उनके टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ्स में से एक हैं, और भारत में किसी भी मुल्क से ज़्यादा सख्त और नाखुशगवार नॉन मॉनिटरी तिजारती रुकावटें भी हैं। साथ ही भारत हमेशा से ज़्यादा फौजी साजो सामान रूस से खरीदता रहा है और चीन के साथ साथ रूस की तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार भी भारत है। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब सब चाहते हैं कि रूस यूक्रेन में कत्लो गारत बंद कर दे। सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में मज़ीद लिखा है कि तमाम चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इसलिए भारत 1 अगस्त से 25% टैरिफ्स के साथ साथ ऊपर बयान की गई वजूहात पर जुर्माना भी दे रहा होगा। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। भारतीय हुकूमत ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री के एलामिये के मुताबिक हुकूमत अमरीकी सदर के इस बयान के असरात का जायजा ले रही है और कौमी मफाद के हुसूल के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएगी। गुज़िश्ता कुछ महीनों में अमरीका और भारत के दरमियान दो तरफ़ा मफादात पर मबनी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात हुए हैं और हम अब भी इस मकसद के हुसूल के लिए पुरज़म हैं। इस एलामिये पर कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि हमारा पाला किस तरह के बुज़दिलों से पड़ा है। एलामिये पर कॉमर्स मिनिस्टर के दस्तखत तक नहीं है। इसी तरह कांग्रेस ने एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ्स आयद कर दिए हैं और जुर्माना भी लगा दिया है। नरेंद्र ट्रंप के लिए कैंपेन करते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे लगाते हैं, ट्रंप को बरसों से बिछड़े हुए भाई की तरह गले लगाते हैं और बदले में ट्रंप भारत पर इतने सख्त टैरिफ्स लगा देते हैं। ये खारजा पॉलिसी की तबाहकुन नाकामी है। पूरी कौम को एक शख्स की दोस्ती के नताइज भुगतना पड़ रहे हैं। कांग्रेस वजीर आजम मोदी के अब की बार ट्रंप सरकार के बयान को चलाकर भी उनकी ट्रोलिंग कर रही है। अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, बल्कि रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भी जुर्माना आयद कर दिया है। इससे बुरी खबर, इससे भयावह खबर हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती है। मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे यहाँ से जो ट्रेड होता है उस पर 25% टैरिफ तो ठोका ही है, साथ में पेनल्टी भी लगाई है रशिया से खरीदने पर, जो तेल हम खरीदते हैं और जो आर्म्स खरीदते हैं उसके चलते हुए। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रहे थे मोदी जी? अरे मोदी जी ने तो राहुल जी की चुनौती भी नहीं स्वीकारी, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया कल, और उनके भाषण के बाद तीसरी बार ट्रंप ने कह दिया मैंने सीज फायर कराया है। क्या फायदा हुआ मोदी जी के बिना इनवाइट के अमेरिका लपके जाने का, गलबहियां करने का? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर? क्योंकि एक बात साफ है, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि ये सबूत है इस बात का कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते ये हुआ है। सदर ट्रंप ने कल ही ये इंदिया दे दिया था कि वो भारत पर 20 से 25% टैरिफ आयद कर सकते हैं। कल लोकसभा के इजलास में जब राहुल गांधी के शदीद इसरार के बावजूद वज़ीर आज़म मोदी ने सदर ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, तो इजलास के बाद राहुल गांधी ने कह दिया था कि वज़ीर आज़म मोदी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया तो सदर ट्रंप पूरी सच्चाई सामने रख देंगे। राहुल गांधी ने मीडिया के नुमाइंदों से मजीद कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारत को तिजारती मुज़ाकरात में दबाव में लाना चाहते हैं। अब देखना कि कैसी ट्रेड डील बनती है। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहाँ पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। इसी तरह खुद भारतीय हुकूमती एहलकार भी अमेरिका और भारत के तिजारती मुज़ाकरात में फिलहाल नाकामी का खदशा जाहिर कर रहे थे
और डेडलाइन गुजरने के बाद भी मुज़ाकरात जारी रहने की उम्मीद कर रहे थे। आज अमेरिकी सदर ट्रंप के ऐलान से पहले ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इस मामले से आगाह अफराद ने बताया है कि भारतीय हुक्काम मंसूबाबंदी कर रहे हैं कि वो सितंबर तक अमेरिका के साथ 2 तरफा तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी रखें, चाहे अमेरिकी सदर ट्रंप इस हफ्ते टैरिफ से मुतालिक अपनी धमकी पर अमल ही क्यों ना कर दें। उन अफराद ने शनाख्त ना जाहिर करने का कहते हुए बताया कि नई दिल्ली को इस बात की कम उम्मीद है कि 1 अगस्त की डेडलाइन जिसके बाद टैरिफ्स नाफिज हो जाएंगे, उससे पहले ट्रंप इंतजामिया के साथ कोई अबूरी मुआहदा हासिल हो जाए। उनमें से एक शख्स ने बताया कि अंदरूनी अंदाजों के मुताबिक अगर भारत पर 25% से ज़्यादा का टैरिफ आयद किया जाता है तो जुलाई से सितंबर के दरमियान भारत की तकरीबन 10% बरामदात मुतासिर हो जाएंगी। उस शख्स ने मजीद बताया कि इलेक्ट्रॉनिक अशिया, कीमती पत्थर और जेवरात जैसे शोबे इस इक़दाम से मुतासिर होंगे। मगर अमेरिकी सदर ट्रंप के इस एक ऐलान से ही मोदी हुकूमत की परेशानियां नहीं बढ़ी हैं, बल्कि गुज़िश्ता कई महीनों से सदर ट्रंप वज़ीर आज़म मोदी की परेशानियों की वजह बने हुए हैं और भारत के लिए सख्त रवैया अख्तियार कर रहे हैं। मई में सदर ट्रंप ने खुद बताया था कि उन्होंने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के CEO टिम कुक को भारत में फैक्ट्रियां लगाने से खबरदार किया है। Apple, as you know, is coming in, and I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend, I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. You couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us there will be no tariff. Right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. And now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. इसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते ही सदर ट्रंप ने टेक कंपनियों को वार्निंग देते हुए कहा था कि वो भारत और चीन में मुलाजमतें देने के बजाय अमेरिका में रोजगार पैदा करें। वाशिंगटन में AI समिट से खिताब करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां बनाती रहीं, भारत में मुलाजमतें देती रहीं और आइलैंड में मुनाफा छुपाती रहीं, लेकिन अब वो दिन गए। टेक कंपनियां अमेरिका में अमेरिकी आवाम को नौकरियां दें। मोदी हुकूमत को एक के बाद एक धचका लग रहा है। दूसरी तरफ भारतीय अपोजिशन के दबाव पर भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए पार्लियामेंट का सेशन बुला तो लिया, मगर यह सेशन मोदी हुकूमत के गले पड़ गया है। लोकसभा में कल ऑपरेशन सिंदूर पर बहस मुकम्मल हो गई थी और अब राज्यसभा में बहस जारी है, लेकिन पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म मोदी और उनके वज़रा जो दावे कर रहे हैं उन पर भारतीय अपोजिशन मज़ीद सवालात उठा रही है और चैलेंज कर रही है कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप पाक भारत सीज़ फायर से मुतालिक गलत बयानी कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म मोदी और उनके वज़रा हिम्मत दिखाएं और पार्लियामेंट में सदर ट्रंप का नाम लेकर कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। मगर मोदी हुकूमत अराकीन पार्लियामेंट को सिर्फ ये बताकर मुतमईन करने की कोशिश कर रही है कि पाक भारत जंग के दौरान सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म मोदी से बराह रास्त एक भी रब्ता नहीं हुआ था और सीज़ फायर भारत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया था। कल लोकसभा में वज़ीर आज़म मोदी के खिताब से पहले अपोजिशन ये दबाव डाल रही थी कि वज़ीर आज़म मोदी अपनी तकरीर में ट्रंप को जवाब दें, मगर नरेंद्र मोदी ने अपने तवील खिताब में एक बार भी सदर ट्रंप का नाम नहीं लिया और मुबहम अंदाज में सिर्फ इतना कह दिया कि दुनिया के किसी मुल्क या लीडर ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने का नहीं कहा था। जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से खिताब करते हुए फिर कहा कि 22 अप्रैल से 16 जून तक सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान एक फ़ोन कॉल भी नहीं हुई थी। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। भारतीय हुकूमत पाक भारत सीज़ फायर में सदर ट्रंप के सालिसी के किरदार से मुसलसल इनकार कर रही है, मगर हक़ाइक़ भारतीय हुकूमत के दावों पर सवालात खड़े कर रहे हैं। जब 10 मई को पाकिस्तान और भारत फौरी सीज़ फायर के लिए राज़ी हो गए थे तो ये ऐलान सबसे पहले सदर ट्रंप ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किया था। ना कि पाकिस्तान की हुकूमत ने किया, ना ही भारतीय हुकूमत ने किया था, जिसके बाद ही पाकिस्तान और भारत की जानिब से सीज़ फायर की तस्दीक की गई थी और ट्रंप ने जैसा कहा वैसा ही हुआ था। 10 मई की शाम को सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका की सालिसी में मुज़ाकरात की एक तवील रात के बाद मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। मैं दोनों ममालिक को समझदारी और बेहतरीन तदब्बुर का मुजाहरा करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। इसी तरह अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के राब्तों का एतराफ़ तो खुद मोदी हुकूमत भी कर रही है। 10 मई को सदर ट्रंप की पोस्ट के बाद मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान
सदर जेडी वेंस और मैंने भारत और पाकिस्तान के आला हुकाम से बातचीत की है, जिनमें दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दोनों ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोल और आसिम मलिक शामिल हैं। मुझे ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है और गैर जानिबदार मकाम पर मुख्तलिफ अहम उमूर पर मुज़ाकरात का आगाज़ करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। हम वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दानिशमंदी, दूरंदेशी और क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अमन के रास्ते का इंतखाब किया। सदर ट्रंप और मार्को रूबियो के इन ऐलानात के फ़ौरन बाद पाकिस्तान और भारत की तरफ से भी सीज़ फायर की तस्दीक कर दी गई थी और फिर सीज़ फायर नाफिज भी हो गया था, जिसके बाद भारत में नरेंद्र मोदी के वन स्ट्रॉन्ग मैन इमेज के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। गोदी मीडिया तो सीज़ फायर की खबरों को ही गलत करार दे रहा था और अवाम को बता रहा था कि अभी जंग जारी है। सदर ट्रंप पर तनकीद कर रहा था, मगर उसी वक्त से मोदी हुकूमत ने यह बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि सीज़ फायर तो हुआ है, मगर इसमें किसी तीसरे फरीक ने किरदार अदा नहीं किया है। लेकिन सदर ट्रंप मोदी हुकूमत की परेशानियां बढ़ाते रहे। 10 मई से लेकर अब तक वो मुसलसल इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर करवाया था। अब तक वो 30 से ज़ायद बार ये दावा कर चुके हैं। कल भारत पर 20 से 25% टैरिफ आयद करने का इंदिया देते हुए 30वीं मरतबा ट्रंप ने अपना ये दावा दोहरा दिया था, लेकिन मोदी हुकूमत अब तक सदर ट्रंप को बराह रास्त जवाब नहीं दे रही है। आज जयशंकर के दावे पर कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने रद्द-ए-अमल दिया कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा गोल मोल बात कर रहे हैं। वो बराह रास्त कह दें कि अमरीकी सदर झूठ बोल रहे हैं। दावा किया और विदेश मंत्री कह रहे कान खोल के सुन लो, कोई भी बात नहीं हुई है 22 अप्रैल और 16 जून के बीच में। प्रधानमंत्री जिन शब्दों से प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं, कहें सदन में। इसी तरह कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन ने कहा कि मोदी हुकूमत में सदर ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं हैं। फिर कह दिया कि उन्होंने वॉर रुकवाई। अरे मैं कल ही कहा था आपको, मेरे भाषण समाप्त होने तक 30 दफा हो जाएगा, तो वो बोलते रहा। इनमें हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। जबकि आज राज्यसभा के सेशन के दौरान एक बार फिर अपोजिशन अरकान ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते रहे। राज्यसभा की रुकन और मारूफ अदाकारा जिया बच्चन ने भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठाया। एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर मावरा अदालत कत्ल के केसेस की रिपोर्टिंग में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में हर साल कई लोग गैरत के नाम पर कत्ल कर दिए जाते हैं, जिनमें से अक्सरियत खवातीन की होती है, मगर ऐसे केसेस ज़्यादातर रिपोर्ट नहीं होते। इस तमाम तर सूरत हाल में इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक पहलू यह है कि गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात सिर्फ गाँव देहातों में ही नहीं हो रहे, बल्कि शहरों में भी पेश आ रहे हैं। उनमें इजाफा हो रहा है और इस हफ्ते मुल्क भर से मुसलसल ऐसे वाक़यात सामने आए हैं। आज भी कराची में खग्गर फाटक के करीब से मियाँ बीवी और बच्चे की लाशें मिली हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद के मुताबिक SSP मलीर अब्दुल खालिक ने बताया है कि मियाँ बीवी के कत्ल की वजह पसंद की शादी है। खातून के अहले खाना शादी पर राजी नहीं थे। मियाँ बीवी हैं, उनका तकरीबन 6-7 साल का बच्चा है। खातून ने प्यार की शादी की थी और इनके जो अहले खाना है खातून के, वो इस बात पे राज़ी नहीं थे। हालांकि शादी को 6-7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये मसला ऑनगोइंग था। इनकी आपस में सुलह सफाई की भी बातें हुई थी, लेकिन शायद वो पाए तकमील तक ना पहुँच पाई। और इतलात के मुताबिक रात को ये लोग यहाँ पे आए हैं और इन्होंने कुल्हाड़ियों के वार करके इन लोगों को कत्ल किया है। तो मकतूलीन की फैमिली है, वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ताहम उनसे बदरिया मोबाइल फ़ोन रब्ता हुआ है। उनके वेयर अबाउट्स के बारे में और उनके जो नाम और बाकी जो डिटेल्स हैं उनके बारे में वो भी हमारे पास आ गई है। शिकारपुर के बेसिकली लोग रहने वाले हैं, लेकिन फिल वक्त लसबेला साइड पे मुकीम है। वज़ीर आला हाउस के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को इस वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस को हिदायत कर दी है कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश की जाए, मगर यह सिर्फ एक वाक़या नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके लखपास के करीब नौशकी क्रॉस के मकाम पर मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अताउल्लाह बलोच को मस्तूम की लेवीज़ थाना वली खान के SHO ने बताया है कि मकतूलीन की उम्रें
27 से 28 साल के दरमियान थी। पंजगोर के इलाके चतकान के रिहायशी मोहम्मद शुएब ने तकरीबन 7 साल पहले कोयटा के इलाके हज़ारगंजी की रिहायशी खातून बेनज़ीर के साथ कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन कुछ अरसा पहले मकतूल शुएब का अपने ससुराल के साथ राजीनामा हो गया था। पीर के दिन मकतूला बेनज़ीर के भाइयों ने दोनों मियाँ बीवी को दावत के बहाने कोयटा बुलाया था। मकतूल शुएब अपनी अहलिया, बच्चों और भाई के साथ पंजगोर से कोयटा के लिए रवाना हुआ था। मकतूला के भाइयों ने फ़ोन पर मकतूल शुएब को बताया कि वो लखपास के करीब नोशकी क्रॉस पर इंतज़ार करें, वो गाड़ी में उन्हें पिक कर लेंगे। मगर मंगल की सुबह 7 बजे के करीब मकतूला के भाइयों ने मियाँ बीवी को उनके 2 मासूम बच्चों के सामने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और ख़ुद फरार हो गए। मुलजिमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। SHO लेवीज थाना ने मजीद बताया कि मकतूला हामला थीं, जबकि उनके 6 और 3 साल के 2 बच्चे भी हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने बताया है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने मसनून में मियाँ बीवी के कत्ल का नोटिस लेकर इंतज़ामिया को कार्रवाई की हिदायत कर दी है, जबकि कत्ल का मुकदमा मकतूल शुएब के भाई की मुद्दत में लेवीज थाना वली खान में दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा एक वाक़या 2 दिन पहले कराची में भी पेश आ चुका है। परसों कराची के इलाके क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से एक खातून और मर्द की लाशें मिली हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान की खबर के मुताबिक DIG साउथ असद रज़ा ने बताया है कि मकतूल नौजवान को साजिद मसीह जबकि मकतूला को सना आसिफ के नाम से शनाख्त किया गया। मकतूलीन का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गाँव से था। दोनों शादी करना चाहते थे और 15 जुलाई को दोनों घर छोड़कर चले गए थे। फिर इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ मकतूलीन का निकाह नामा भी सामने आया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान की खबर के मुताबिक मकतूलीन मियाँ बीवी थे। मकतूल साजिद मसीह ने 22 जुलाई को इस्लाम कबूल कर लिया था। मकतूलीन ने 22 जुलाई को ही कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस को शुबा है कि कातिलों की तादाद भी कम से कम 2 थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक के मुताबिक पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मकतूलीन की मेडिको लीगल रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों को सर पर करीब से गोली मारी गई है। सर पर जख्म मौत की वजह बना, जबकि कीमियाई तज्जिए के लिए मकतूलीन के जिस्म से नमूने भी ले लिए गए हैं। इस वाक़े का एक पहलू ये भी है कि कत्ल होने वाली लड़की के भाई वकास ने गुजरांवाला के थाना तितले अली में 17 जुलाई को मकतूला सना के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिसमें मकतूल साजिद समेत दीगर 4 अफराद को नामजद कर दिया गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों के कत्ल में मुमकिना तौर पर कोई करीबी रिश्तेदार मुलविस है, क्योंकि कत्ल होने वाली लड़की के घर वालों में से कोई भी कराची नहीं गया। अब इस केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। DIG साउथ असद रज़ा ने नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक को बताया है कि गुजरांवाला से कराची पुलिस ने 11 अफराद को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए अफराद में मकतूला का भाई वकास भी शामिल है। DIG साउथ असद रज़ा ने मजीद बताया है कि कत्ल के इस केस में खातून की फैमिली को शामिल तफ्तीश किया गया है। मकतूल साजिद के वालिद ने मकतूला सना के भाई समेत 5 अफराद को मुकदमे में नामजद कर दिया है। इसके अलावा मकतूल साजिद के वालिद ने पुलिस को रिकॉर्ड करवाए गए अपने बयान में बताया है कि एहतशाम नामी लड़का मेरे बेटे साजिद का दोस्त था और गुजरांवाला से साजिद के साथ ही निकला था। मेरा बेटा 14 जुलाई को घर से निकला, जिसके बाद कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ चला गया। अगले ही दिन सना के घर की खवातीन हमारे घर आकर हमें डराने धमकाने लगी। हमने खौफ के बाइस घर छोड़ दिया और कहीं और मुंतकिल हो गए। मकतूल साजिद के वालिद ने पुलिस को मजीद बताया कि उन लोगों ने हमारे घर को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। सोशल मीडिया और रिश्तेदारों के ज़रिए से बेटे और बहू की लाशें मिलने का इल्म हुआ। हम मालूमात हासिल करने जिना अस्पताल पहुंचे, जहां तस्वीरें देखकर मकतूलीन को शनाख्त कर लिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक के मुताबिक उन्हें ज़राए ने बताया है कि पुलिस को शक है कि यह गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या ही हो सकता है, जबकि बदीन में भी गुज़िश्ता जुमे को गैरत के नाम पर कत्ल का एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया है। आदम अब्रू नामी शख्स ने अपनी 22 साला पोती को कत्ल करके खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लड़की के वालिद और चचा को भी केस में नामजद करके गिरफ्तार कर लिया है। सिंध में ही थरपारकर की तहसील नगर पारकर के नवाही गांव निबाड़ों में 3 माह पहले गैरत के नाम पर कत्ल का एक वाक़या पेश आ चुका है, जहां रात को सोई हुई लड़की को गैरत के नाम पर बाप और भाई ने कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया और लाश करीबी कुएं में फेंक कर वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। चंद रोज़ पहले रावलपिंडी में गैरत के नाम पर खातून को जिरगे के फैसले पर कत्ल कर दिया गया था। मामले का संगीन पहलू यह है कि खातून को चंद अफराद के फैसले पर कत्ल किया गया, फिर खामोशी से दफना दिया गया और बाद में कत्ल को छुपाने के लिए गुमशुदगी की FIR दर्ज करवा दी गई और उस FIR में खातून पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान से भी एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें एक खातून और मर्द को गैरत के नाम पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। ये वीडियो ईद से चंद दिन पहले 4 जून की थी, मगर वाक़े के कई हफ्तों बाद 20 जुलाई को वायरल हुई और फिर हुकूमत कार्रवाई करने पर मजबूर हुई, वरना 6 हफ्तों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
ये गैरत के नाम पर कत्ल के वो चंद वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, मगर बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते। ख़वातीन के हुकूक काम करने वाली तंजीम औरत फाउंडेशन ने बलूचिस्तान में पिछले 6 सालों के दौरान गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली ख़वातीन के आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। रवा साल के आगाज़ में जारी होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में साल 2019 में गैरत के नाम पर 52 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया, 2020 में 51 ख़वातीन और 2021 में 24 ख़वातीन गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई। बलूचिस्तान में 2022 में गैरत के नाम पर 28 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया। 2023 में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली ख़वातीन की तादाद 24 थी, जबकि 2024 में 33 ख़वातीन को बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। औरत फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2024 के दौरान बलूचिस्तान भर में 212 ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया और ये वो वाक़यात हैं जिनका पता चल गया। जबकि सिंध में भी गैरत के नाम पर कारोकारी के तहत हर साल कई अफराद कत्ल कर दिए जाते हैं। सिर्फ रवां बरस ही सिंध में कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल किए जाने वाले अफराद की तादाद 110 है, जिसमें गुज़िश्ता बरस की निस्बत तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा गया है। रोज़नामा जंग के नुमाइंदे साकिब सगीर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि सिंध भर में साल 2025 में 15 जुलाई तक कारोकारी करार देकर 110 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल होने वालों में 82 ख़वातीन और 28 मर्द शामिल हैं। कारोकारी करार देकर सबसे ज़्यादा अफराद को लाड़काना रेंज में कत्ल किया गया, जिनकी तादाद 48 है। लाड़काना रेंज में कत्ल होने वालों में 35 ख़वातीन और 13 मर्द शामिल हैं। सखर रेंज में 20 ख़वातीन समेत 28 अफराद को कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया। शहीद बेनज़ीराबाद रेंज में 15 ख़वातीन समेत 17 अफराद कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिए गए। मीरपुर खास रेंज में 2 ख़वातीन, हैदराबाद रेंज में 8 ख़वातीन समेत 12 अफराद, जबकि कराची में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद को कारोकारी करार देकर कत्ल कर दिया गया। साल 2024 में 15 जुलाई तक सिंध भर में 65 ख़वातीन समेत 80 अफराद को कारोकारी करार देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक टोटल 91 वाक़यात के 91 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 54 के चालान जमा कराए गए हैं। इसके अलावा ख़वातीन पर सिनफी तशद्दुद के केसेस भी सामने आ रहे हैं, मगर ऐसे ज़्यादातर केसेस के मुल्ज़िमान को फ़रीक़ैन की जानिब से सुलह होने की बुनियाद पर बरी कर दिया जाता है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फ़िरोज़ ने इस हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्हें अदालती ज़राए और सिनफी तशद्दुद के केसेस लड़ने वाले वकला ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के लिए मुख्तस की गई खुसूसी अदालत में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 450 से ज़ायद केसेस ज़ेर समात हैं। ये केसेस ख़वातीन से ज़्यादती, घरेलू तशद्दुद और दीगर तबात के तहत दर्ज किए गए हैं। इस्लामाबाद में 2024 के अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक 98% मुल्ज़िमान बरी कर दिए गए हैं। 2024 में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की खुसूसी अदालत ने 211 मुकदमात के फैसले सुना है। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की खुसूसी अदालत से 206 मुल्ज़िमान बरी हुए हैं। साल 2024 में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के महज 5 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई गई। घरेलू तशद्दुद के 3 मुल्ज़िमान को कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई, जबकि ख़वातीन से ज़्यादती के मुकदमे में 2 मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाई गई। अदालतों से बरी होने वाले बेशतर मुल्ज़िमान को सुलह होने की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के मुतालबात और दबाव के बावजूद स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा है और इसकी वजूहात भी बयान की हैं। साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक ने आज मुल्क की मुआशी सूरत हाल, इस माली साल में बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल और कर्ज़ों के हजम पर भी तबसरा किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक इस माली साल में महंगाई 5 से 7% के दरमियान टारगेट रेंज में रहेगी। शरह सूद में मुसलसल कमी के असरात भी मुआशी सरगर्मियों पर नजर आ रहे हैं। इस माली साल में तिजारती खसारा भी बढ़ने की तवक्को है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में वॉलेटिलिटी बरकरार है, जबकि ट्रंप हुकूमत की तरफ से ग्लोबल टैरिफ्स के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल भी मौजूद है, जिसकी वजह से मरकजी बैंक्स अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में एहतियात कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि गुज़िश्ता साल 2.1 अरब डॉलर्स के करंट अकाउंट सरप्लस के बाद इस माली साल में 0 से 1% तक करंट अकाउंट खसारा रह सकता है। तरसीलात ज़र 40 अरब डॉलर्स रहेंगी, मगर इससे ज़्यादा रही तो करंट अकाउंट खसारा कम हो जाएगा, जबकि तरक्की की शरह 3.25% से 4.25% के दरमियान रहेगी। लास्ट ईयर आपने देखा कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में रहा था, लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि रिसेंट मंथ्स के अंदर इंपोर्ट्स जो है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हुई है। उसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट के डायनेमिक्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी असेसमेंट ये है कि जो करंट अकाउंट का हमारा लेवल है वो डेफिसिट रहेगा और वो 0 से 1% के दरमियान रहेगा। तो डिपेंड करेगा हमारी ट्रेड की जो ग्लोबल ट्रेड की जो सिचुएशन कैसी रहती है और हमारे रेमिटेंसेस का जो लेवल कैसा रहता है और हमारे एक्सपोर्ट्स का परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहता है। लेकिन इस सब के जो रिस्क हैं उनको अकाउंट फॉर करने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि ये तकरीबन 0 से 1% के दरमियान 0 to 1% ऑफ GDP इसके करीब जो है वो उसमें
में रहेगा। और इसके अंदर जो रेमिटेंसेज हैं इस साल के अंदर उतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ तो नहीं होगी, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि ये 38 बिलियन जो है ये 40 बिलियन से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर ये 40 से जितना ऊपर जाएगा तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे करंट अकाउंट के ऊपर आएगा। साथ साथ जो ग्रोथ है हमारा जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ, उसमें नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ख्याल ये है कि हमारी ग्रोथ जो है वो 3.25 से 4.25% के दरमियान रहेगी। गौड़ स्टेट बैंक ने बताया कि गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान ने 26 अरब डॉलर्स की बैरूनी कर्ज की अदायगियाँ की, जिसमें रोल ओवर्स भी शामिल थे, और साल भी इतनी ही अदायगी करनी है, जिसमें से 16 अरब डॉलर्स रोल ओवर होगा और बाकी 10 अरब डॉलर्स की अदायगी करनी होगी, जो पाकिस्तान कर लेगा। लार्जली हमने लास्ट ईयर भी तकरीबन 26 बिलियन के करीब का जो हमारा डेट रिपेबल ओवरऑल था उसको सेटल किया, और इस साल भी तकरीबन उसी लेवल के ऊपर हमारा डेट है। इस 26 बिलियन डॉलर में से तकरीबन 16 बिलियन डॉलर जो है वो रोल ओवर होगा, और बाकी 10 बिलियन डॉलर जो है वो हमें रीपे करना है। हमें जो है वो डेट रीपेमेंट में इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड जो है कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। ये 2 साल पहले 1.5 साल पहले 10% से ऊपर भी हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं होता था। इस वक्त जो है वो हम जो रिसेंट जो डेट रेज कर रहे हैं उसकी कास्ट सब्सटेंशली नीचे बहुत कम वो आ चुकी है, और साथ में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं डेट रेज करने के लिए वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं। 26 बिलियन को में से 16 बिलियन रोल ओवर होगा, बाकी 10 बिलियन रीपे करना होगा, और हमारे रिजर्व जो है वो आपको पता है कि अभी इस वक्त 14.5 बिलियन डॉलर के करीब हैं, तो 14 बिलियन से ऊपर। तो पहले ये सिचुएशन नहीं होती थी। पिछले सालों में देखें 23 में या 24 के अंदर हमारे रिजर्व जो है रीपेबल अमाउंट से कम थे, तो लोगों का कंसर्न होता था कि पता नहीं हम टाइमली पे कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन इस वक्त हमारे रिजर्व जो हैं जो हमने नेक्स्ट ईयर में रीपे करना है, जो एक्चुअली रीपे करना है उससे काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे रिजर्व्स की इंपोर्ट कवरेज जो है वो भी उसमें काफ़ी बेहतरी अब आ गई है, और इसलिए जो हमें डेट इस लेवल ऑफ डेट को डील करने में कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक ने भी बताया कि हुकूमत का बैरूनी कर्जा 3 साल में नहीं बढ़ा, और कर्जे की नोयत भी अब मजीद लॉन्ग टर्म हो गई है, लेकिन बैनुल अक़वामी इदारों से हासिल किए गए कर्ज पर शरह सूद भी कम है, जिसकी वजह से सूद की अदायगियाँ अब कम हो रही। 2015 से लेके 2022 तक, तो इन 7 सालों के अंदर हमारा फॉरेन डेट जो है वो 55 बिलियन डॉलर से, फॉरेन पब्लिक डेट 55 बिलियन डॉलर से बढ़ के 100 बिलियन डॉलर पे गया। तो पिछले 3 साल के अंदर इसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा, ये उसी लेवल के ऊपर तकरीबन स्टैटिक है। तो इसकी वजह से हमें जो है वो डेट रीपेमेंट में इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड जो है कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, कि इस डेट के अंदर भी इसकी कंपोजिशन जो है ये कहाँ से हमने रेस किया हुआ है उसमें बड़ी तब्दीली आई है। तो जो हमारा 22 के अंदर डेट था, जून 22 के अंदर, उसमें तकरीबन 43%, 43% वो हमारा जो मल्टीलैटरल्स हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे जिसमें कि वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस तरह के दूसरे जो है इंटरनेशनल अदारे जिनसे हमने लिया हुआ है, उनका कंट्रीब्यूशन 43% था। और आपको पता है कि वो ये जो मल्टीलैटरल्स का डेट होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, 15, 20, 25 साल के लोन्स होते हैं लॉन्ग टर्म, और उसमें जो रिलेटेड उसका जो इंटरेस्ट कास्ट होती है वो भी थोड़ी कम होती है। तो ये 43% था जो 2022 के अंदर, ये बढ़ के अब तकरीबन 50% पे चला गया। तो इस वक्त हमारा जो टोटल डेट है उसमें आधा तकरीबन जो है वो मल्टीलैटरल्स का है, जिसकी कास्ट जो है वो रिलेटिवली लोअर साइड पे। तो इसीलिए आप देखें कि हमारी जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं वो हालांकि डेट लेवल सेम है, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट्स हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो रही हैं, और साथ साथ हमारे डेट का जो मेच्योरिटी का लेवल है, जो कितनी देर के बाद हमें पे करना है, उसकी भी ड्यूरेशन में इजाफा हुआ है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो एक्सटर्नल डेट की सस्टेनेबिलिटी है और हमारी कैपेसिटी टू डील विद दिस डेट वो बहुत इंक्रीज हुई है, क्योंकि हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं, जबकि हमारा डेट एक जगह पे रुका हुआ है और उसकी जो कंपोजिशन है उसमें भी काफ़ी चेंज आ गया। आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो है वो रेटिंग एजेंसीज हैं, पहले फिच ने हमारी रेटिंग अपग्रेड की है, और अभी रिसेंट बिल्कुल ये हफ्ता 10 दिन पहले S&P स्टैंडर्ड एंड पोर्स उसने भी हमारी रेटिंग जो है वो अपग्रेड कर दी है। तो जो पहले CCC थी उसको उन्होंने अपग्रेड करके अब B- कर दिया है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट तक की तवक्कात तो कहीं ना कहीं मार्केट में भी थी। बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा बड़े कट का मुतालबा कर रही थी और कह रही थी इसको सिंगल डिजिट में लेके जाएं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम हो गई है, और ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट को भी फ़ायदा होता अगर शरह सूद में कमी होती। मगर स्टेट बैंक ने कॉशियस स्टांस बरकरार रखा, 11% पे शरह सूद को रखा। दुरुस्त किया या बेहतर था कि कुछ कमी करता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें शाहजेब भाई, 60% लोग कह रहे थे कि शरह सूद में कमी होगी, मगर 40% ये भी कह रहे थे कि नहीं होगी। तो इसलिए ये फैसला तवक्कुआत के तो बरअक्स है, मगर कोई चौंका देने वाला नहीं है। मगर जब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के और स्टेट बैंक गवर्नर की एनालिस्ट की 1 घंटे की मीटिंग सुन के मुझे लग रहा है कि कोई फैसला बुरा नहीं है। और 2-3 दफ़ा एनालिस्ट मीटिंग में गवर्नर साहब ने कहा कि हम कॉशियस हैं और हम पूरे साल की मीटिंग का स्केड्यूल दे चुके हैं। तो वो ये हिंट कर रहे थे कि अभी तो वो कॉशियस है और अगर हालात बेहतर हुए तो ये जो रेट कट है ये ख़त्म नहीं हुआ, ये ऑन होल्ड है। तो मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब फैसला है, कंसिडरिंग के इकोनॉमी बहुत तेज़ी से पिक हो रही है रिलेटिव टू जो 2-3 साल में थी, जिसका इंपोर्ट बिल से भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और सेंट्रल बैंक को ये भी खदशा है कि बिजली की और गैस के रेट शायद तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ जाएं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल एक ये मुनासिब फैसला है। जब इंटरेस्ट रेट 22 से 11% हो गए हैं, तो आधा फीसद 1% अगर बढ़ जाए, कम हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बिजनेस की फीजिबिलिटी पे फर्क पड़ता है। मतलब और दूसरा जो एक मामला है वो करेंसी के हवाले से है। एनालिस्ट ब्रीफिंग में गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि 20 अरब डॉलर 3 साल में खरीदे हैं। इस साल भी बहुत ज़्यादा बाइंग की, बैरून इनफ्लोज नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान ने कर्ज़ों की अदायगी भी कर दी और जो रिजर्व्स हैं वो भी IMF के टारगेट के मुताबिक हो गए। मगर ये तनकीद भी होती है कि करेंसी पाकिस्तान की अंडर वैल्यूड है, अगर कम हो जाती तो उसके बाद पाकिस्तान में महंगाई और कम होती। आप समझते हैं ये भी एक दुरुस्त पॉलिसी है जिसको लेकर स्टेट बैंक चल रहा है? लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, जाहिर बात है कोई डेवलप कंट्री है नहीं कि वहाँ फ्री मूवमेंट, फ्री बिल्कुल फ्लोट हो। ये जो स्ट्रेटजी है ये कदरे बेहतर है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जो पहले 10 साल पहले हुआ करता था कि पैक कर दिया गया था 105 रुपए पे, फिर हमें इसका नुकसान भुगतना पड़ा और करेंसी बहुत तेजी से गिरी। अब अगर आप देखें तो डॉलर के अगेंस्ट रुपी कोई 4-5% साल भर में डिवैल्यू हो गया है, पाउंड के अगेंस्ट 10% हो गया है। और स्टेट बैंक के गवर्नर की आज अच्छी बात थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और एनालिस्ट मीटिंग में बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, और उन्होंने ये उन खबरों को जो गलत खबरें हैं कि ये जो स्टेट बैंक ने रिजर्व क्रिएट किए हैं ये डेट से किए हैं, उसको भी क्लैरिफाई किया। और हम तो जानते ही हैं कि 3 साल से पाकिस्तान का डेट, एक्सटर्नल डेट बढ़ा नहीं है। और उन्होंने इसको भी क्लैरिफाई किया कि हुकूमत ने कोई डॉलर बेचे हैं। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक बदस्तूर डॉलर खरीद रहा है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज़्यादा खरीदारी 3 साल में $20 बिलियन कभी किसी ने की नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक सेंट्रल बैंक ने आज की पॉलिसी रेट को होल्ड करके ये बताया है कि वो इंडिपेंडेंट है, और जो करेंसी मार्केट में हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ भी इनको कोई ऐसा प्रेशर है कि जो पिछली हुकूमत ने गलतियाँ की थी कि डॉलर बेच के रुपए को स्ट्रॉन्ग किया था, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हो रहा है। ये थोड़ा बहुत जो रुपये में बेहतरी आई है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर की वजह से है, हवाला हुंडी को कंट्रोल किया जा रहा है जिसकी वजह से। मतलब ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर 2 साल पहले तक जब बात आती थी कि पाकिस्तान को अगले 3 सालों में 72 अरब डॉलर्स देने हैं, ज़ाहिर उसमें भी रोल ओवर होता था, मगर उसके बावजूद जो बैरूनी अदायगी करनी थी उस हवाले से कंसर्न रहता था, एक गैर यकीनी की सूरत हाल रहती थी। अब जबकि गुज़िश्ता बरस कर दी और इस बरस के लिए भी कह रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक के 16 अरब डॉलर रोल ओवर हो जाएंगे और 10 अरब डॉलर जो हमने अदायगी करनी है वो आसानी से हम कर देंगे। मार्केट्स भी इतनी ही कंफर्टेबल हैं कि ये हो जाएगा आसानी से, कोई ऐसा मसला नहीं होगा? ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। वो जो 75 बिलियन या 72 बिलियन का जो बातें हो रही थी उसमें लोग ये भूल रहे थे कि रोल ओवर जो है हर साल 16 बिलियन डॉलर आ रहा है। और अब तो ये 16 बिलियन डॉलर का जो फ्रेंडली कंट्रीज है उन्होंने राइटिंग में दे दिया IMF को, तो वो रिस्क तो काफी हद तक कम हो गया, जिसकी वजह से हमारी रेटिंग 2 एजेंसीज ने अपग्रेड कर दी है और शायद तीसरी भी कर दे बहुत जल्द। तो मार्केट तो काफी हद तक कॉन्फिडेंस है। और शाहजेब भाई इसका अंदाजा आप लगाया जा सकता है कि आप छोड़ दें पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट और पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट को, जो यूरो बॉन्ड मार्केट है वहाँ पे तो 7-8% की यील्ड हो गई है। अब अमेरिका का रेट है 4-5%, पाकिस्तान के बॉन्ड 7-8% पर है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, बॉन्ड इन्वेस्टर्स, और जो रिस्क वो दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो ये अज्यूम कर रहा है कि ये रोल ओवर आसानी से हो जाएंगे और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का जो प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सैयद साहब की गुफ्तगू। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुल्क में डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का तनाज़ा हल नहीं हो सका है और मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फराहमी बंद होने की शिकायत सामने आ रही हैं। ख़ासतौर पर
लाहौर की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक के मुताबिक लाहौर की अकबरी मंडी में चीनी के लेन देन ताहाल बंद है। डीलर्स का दावा है कि शुगर मिल्स मालिकान 165 रुपए पर चीनी फराम नहीं कर रहे हैं और डीलर्स 180 रुपए वाली चीनी 165 रुपए में बेचने को तैयार नहीं है और शुगर मिल्स मालिकान अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज कर रहे हैं। इसके अलावा कराची में होलसेल में चीनी की कीमत 174 रुपए फ़ी किलो बरकरार है, जबकि रिटेल बाजार में चीनी की कीमत 180 से 190 रुपए फ़ी किलो है। हैदराबाद में चीनी 190 से 200 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर की खबर के मुताबिक पेशावर में चीनी रिटेल मार्केट में 180 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 175 रुपए है, जबकि महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर है। इसके अलावा कोयटा में चीनी 185 से 190 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने चीनी की रिटेल कीमत 177 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। चीनी होलसेल में 178 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। गुजरात में भी चीनी 200 से 210 रुपए फ़ी किलो मिल रही है। और इस हवाले से हमने कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में दुकानदारों और शहरियों से बात की, तो देखिए उनका क्या कहना था। 3 दुकानों को हमारी मार्केट के अंदर सील किया और एक दुकान पे 20,000, एक दुकान पे 15,000, एक दुकान पे 15,000, एक दुकान पे 8,000 रुपये। ये उन्होंने फ़ाइन भी किया यहाँ पे मुख्तार खान साहब ने। वो एक ही बात करेंगे चीनी 170 रुपये में फ़रोख्त की जाए। तो हमने उनसे कहा कि भाई चीनी 170 में आप हमें दिलवा दें। तो बोला दिलवाना नहीं, आप उनके खिलाफ जो वो कंप्लेन करें। किसको कंप्लेन करें भाई? बोला आप किसी भी डीसी को बीसी को कंप्लेन करें और उसको वो कराएं और जनाब वो आप 170 में से चीनी लें और 170 में चीनी। और भाई कहाँ से लें? 173-74 रुपये से कम मिल वाला दे नहीं रहा है। आप 170 में हमसे कहते हैं ले लो। भाई हम नहीं बेच सकते, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये हरासमेंट इतनी कर रहे हैं इन ताजरों के साथ जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप चोरों को नहीं पकड़ते हैं और जो साहूकारी कर रहे हैं, जो मजदूरी आपका काम जो कर रहे हैं, पब्लिक की जो खिदमत कर रहे हैं, उनको आप चोर बनाए बैठे हैं और चोरों को आपने छोड़ा हुआ है। चीनी इनको पूछो तो सही किस भाव में पड़ती है। कमिश्नर साहब आप इतना पढ़ के आए हो, आपको ये पता है कि चीनी किस रेट में बनी है, इनके पास किस रेट में पड़ी है। ये क्यों 170 आपने रेट इनका किया हुआ? 100 रुपये वाली चीनी का तुमने 170 रुपये रेट किए हुए, जुल्म नहीं है? मैंने चीनी खरीदना छोड़ दी है, मैं गुड़ इस्तेमाल करती हूँ और मैं बाकियों को मशवरा दूंगी कि आप गुड़ इस्तेमाल किया करें। जो शुगर मिल माफिया है उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। क्या हुआ, गुड़ पे शिफ्ट हो गए? जी हाँ जी, ये गुड़ हाँ जी कैसे आया है? ये सस्ता है नहीं महंगा, ये भी ऐसे है। हाँ लेकिन चीनी का क्या मामला हो गया? चीनी का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, मामला बहुत तेज है चीनी का, समझे? हाँ क्या बिक रही है किलो? 200 रुपये दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, एक दाम नहीं है फिक्स। जो जिसका मौका लग रहा है दबा रहा है वो बस। चीनी बिल्कुल खरीदिए, 190 रुपये चल रही है। पता नहीं क्या है यहाँ पे इतनी महंगी और चीनी हर चीज़ में पड़ती है। इसकी चीनी की वजह से बाकी सारी जो मीठी चीज़ें बनती हैं उन सब महंगी हो गई हैं। चीनी हम बेच रहे हैं 185 रुपये किलो बेच रहे हैं। पहले चीनी 9,000 रुपये की थी, अभी चीनी 8,750 रुपये बोरी आ रही है। 5 रुपये किलो का फ़र्क पड़ा है जी। चीनी तो दस्तयाब है, पहले तो 9,000 रुपये की बोरी थी, अभी 8,700 रुपये की बोरी है और पहले 185 रुपये किलो थी, अभी 176 रुपये की किलो है। चीनी जी बिल्कुल दस्तयाब है, मार्केट में है, स्टॉक है। पिछले वीक हम 184 184 की सेल कर रहे थे, इस वीक हम 180 की सेल कर रहे हैं। होलसेल रेट में 176 की आ रही है, हमें 180 की सेल कर रहे हैं। वैसे सरकारी रेट जो है ना 165 रुपये, हम लोग ये इधर 180 रुपये का बेच रहे हैं। चीनी की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब भी आते हैं तो कभी 10 रुपये बढ़ जाती है, कभी 5 रुपये बढ़ जाती है। चीनी की कीमत 176 रुपये हम लोग को पड़े, 180 रुपये हम लोग को बढ़ रहे हैं। कल का रेट 100 रुपये कम था, आज का 100 रुपये रेट बढ़ गया है। मैंने 180 रुपये रेट ली, 1 किलो 180 रुपये था और जी इनके पास चीनी दस्तयाब है। पहले जो हम लोग ले रहे थे 190 रुपये 184 रुपये मिल रहे थे। हाँ जी, चीनी मिल रही है लेकिन बहुत महंगी। लेकिन अब हम क्या करें, जरूरत के तहत तो हमने तो इस्तेमाल करनी है। चीनी वजन इधर बहुत कम मिल रही है। एक आधी दुकान है हमारे इधर जो बड़ी शॉप है उधर से मिल रही है, बाकी किसी के पास नहीं है। अगर कोई दे भी रहा है तो वो 200 से ऊपर ही दे रहा है। वहाँ को चीनी मिल रही है लेकिन महंगी मिल रही है। चीनी तरह थोड़ी मुश्किल हुई है, मन रेट लगाते हैं, कोई फिक्स रेट नहीं है। सुबह गए हैं, कह रही चीनी है नहीं है, 100 पता नहीं 70-80 रुपए दे रहे हैं। चीनी मिल तो रही है मगर 20-30 रुपए महंगी मिल रही है। कोई 180 की दे रहा है, कोई 200 की दे रहा है, कोई 200 प्लस दे रहा है। चीनी बाजी मिल ही नहीं रही, रेट की है। चीनी जो
जो बड़े स्टोर हैं जिनका समझ लें कि काम बेहतर है वहाँ से मिल रही है। आज मैंने ली है 173 रुपये रेट उन्होंने लिख के लगाया हुआ था। जो छोटे दुकानदार हैं वो सही रेट बताते नहीं है। रेट 173 रुपये रेट है, 173 ही हम बेच रहे हैं। 190 मिल रही है चीनी। कमेटी वाले हमें तंग कर रहे हैं भाई। पहले तो चीनी मिल ही नहीं रही, सारा बाजार देखा है, किसी के पास नहीं है। अगर किसी ने दी है तो 1 किलो से ज्यादा नहीं दे रहा, और वो भी 180 190 दे रहे हैं। चीनी जो है ना नहीं मिल रही, बड़ी मुश्किल से आज एक बैग मिला है जो हमने मंगाया है, और वो हम बेच रहे हैं 172 रुपये किलो में पड़ी है, 173 रुपये बेच रहे हैं। लेकिन वो कस्टमर बहुत ज्यादा है तो हम किलो आधा किलो करके दे रहे हैं। 200 भी नहीं मिल रही, मिलती नहीं भाई। क्यों बंद की थी ना? चीनी के मुताबिक ये है कि नहीं मिल रही, पीछे से महंगी दे रहे हैं तो दुकानदार भी महंगी बेच रहे हैं। चीनी पूरे गड़ी शॉप के बाजार में नहीं मिल रही जी। जबकि आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी के हवाले से इजलास हुआ, जिसके अलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने चीनी की एक्स मिल्क कीमत 165 रुपये और रिटेल कीमत 173 रुपये पर सख्ती से अमल दरामद की भी हिदायत की है, और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी को भी अवाम के मुआशी इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे। हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी कि चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकूमत दावे करती आई है मगर अवाम की जेब से जाहिर है पैसे निकाले गए। चीनी 200 रुपये से ऊपर फरोख्त हुई। दूसरी तरफ हुकूमत अब शुगर सेक्टर से निकलने का इंदिया दे रही है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। कल हमने अपने प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी से इस हवाले से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है और कमेटी को 30 दिन में रिपोर्ट पेश करने का कहा है। लाजमी है ना कि डीरेगुलेट किया जाए, जैसे कि गंदम के अंदर से भी हुकूमत निकल रही है और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं तो इस इंडस्ट्री को भी डीरेगुलेट कीजिए ना। अगर हुकूमत बार बार इंटरवीन करेगी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि काश्तकार का बहुत फायदा हो गया और जो इस वक्त शुगर मिल मालिकान है उनका कोई कसूर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे कमेटी बना दी है कि आप डीरेगुलेट करने के लिए इसका पूरा प्रोग्राम लाएं। आज उसका कन्वीनियर जो है, उसके चेयरमैन उस कमेटी के सरदार अवैस लगारी हैं, उसके मेंबर मैं भी हूँ और भी रेलेवेंट जितने भी लोग हैं उसमें हैं, जितने ऑफिशियल्स हैं, प्रोविंसेस सारे। तो आज पहली मीटिंग हुई है उसकी और 30 डेज दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, 30 डेज में रिपोर्ट लाएं। तो जुमे को फिर उसकी मीटिंग है, हम उसको स्पीडीली काम कर रहे हैं। उसमें इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम को अच्छे प्रोग्राम हम लेके जा रहे हैं, जैसे ये सेक्टर जो है वो डीरेगुलेट भी हो जाए और ये कम्पिटिटिवनेस इसमें आ जाए। जब कम्पिटिटिव आएगी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये सारे फैक्टर उसमें हैं। इसका ये भी हम चाहते हैं कि लाइसेंस भी इसकी जो शुगर मिलों पे बैन है, लॉ नहीं लगा सकते, इसको खोल दें। जिस तरह फ्लोर मिल लगाते हैं, जिनके फैक्ट्री लगाते हैं, राइस मिल लगाते हैं, वो भी क्रॉप ही है ना, तो इसको खोल दें। जिसने लगाना है, जो एफिशिएंट है वो रहेगी, जिसने नहीं, जो अच्छा बिजनेस नहीं करता उसकी फ्लोर मिल बंद हो जाती है, उसकी टेक्सटाइल बंद हो जाती है। देखते हैं हुकूमत इस पर अमल दरामद करती है या नहीं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है, एक अहम डेवलपमेंट है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में जारी मजालिम की वजह से न सिर्फ आलमी सतह पर दिन ब दिन सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, बल्कि मगरबी ममालिक में गजा से मुतालिक उनके इक़दामात और उनकी शख्सियत भी गैर मकबूल हो रही है। कल एक गैर मामूली पेशरफ्त में बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टार्मर ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान कर दिया। केर स्टार्मर ने अपनी काबीना के अहम इजलास के बाद ऐलान करते हुए कहा था कि अगर इसराइली हुकूमत ने गजा की संगीन सूरत हाल ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दाम ना किए, जंगबंदी पर इत्तफाक ना किया और पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के इम्कानात को बहाल करने के लिए कोई संजीदा अज़म ज़ाहिर ना किया, तो बरतानिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के इस गैर मामूली बयान पर इसराइल और अमेरिका का रद्दअमल सामने आया है। इसराइली बरतानवी वज़ीर आज़म के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि केर स्टार्मर हमास की दहशतगर्दी को नवाज रहे हैं और इसके मुतासरीन को सज़ा दे रहे हैं। आज इसराइल की सरहद पर बनने वाली एक जिहादी रियासत कल बरतानिया के लिए भी ख़तरा बनेगी। जिहादी दहशतगर्दों की खुशनुदी हमेशा नाकाम होती है, या आपको भी नाकाम कर देगी, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह अमरीकी सदर ट्रंप ने भी केर स्टार्मर के इस इक़दाम को हमास के लिए इनाम करार दिया है। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप गुज़िश्ता 4 दिनों से बरतानिया में मौजूद थे और केर स्टार्मर के ऐलान से पहले स्कॉटलैंड में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल जब ट्रंप वापस अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे तो उनके सदारती जहाज़ एयरफोर्स 1 में उनसे सवाल हुआ कि क्या आप दोनों रहनुमाओं ने इस मामले पर बात की थी। तो इस पर ट्रंप ने कहा कि हमारे दरमियान ये बात कभी ज़ेरे बहस नहीं आई, हमारा इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन जब ट्रंप से पूछा गया कि आया इसराइल पर तवील मुद्दती हल के लिए दबाव डाला जाना चाहिए, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि इससे आप ये केस बना सकते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमास को नवाज रहे हैं और मैं नहीं समझता कि उन्हें नवाजना चाहिए। मैं इस सोच का हामी नहीं हूँ। ट्रंप ने मजीद कहा कि मेरा ख्याल है कि स्टार्मर भी वही कर रहे हैं जो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कर रहे हैं और ये ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उनसे इत्तफाक करूँ। वाज़ेह है
कि केयर स्टारमर के ऐलान से पहले 25 जुलाई को फ्रांस के सदर मैक्रोन ने भी सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया था। इस पर भी अमेरिका और इसराइल ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब की मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका मेज़बानी में मसला फ़लस्तीन से मुताल्लिक होने वाली 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी जारी है, जो पीर को शुरू हुई थी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की इस कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी हुई है, जिसमें उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म के ऐलान का खैर मकदम किया था। इस हवाले से सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि न्यूयॉर्क में मसला फ़लस्तीन के पुरअमन और 2 रियासती हल के निफाज के हवाले से मुनक़िदा आला सतही बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से मुलाकात की है। मुलाकात के आगाज़ में शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बरतानिया के इरादे और 2 रियासती हल की हिमायत के हवाले से अहम ऐलान का खैर मकदम किया। साथ ही दोनों वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा की पट्टी में जारी इंसानी बहरान को कम करने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। इस सारी सूरत हाल में जहाँ इसराइल पर गज़ा जंग के खात्मे के लिए आलमी दबाव बढ़ रहा है, वहीं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मगरबी ममालिक में गैर मकबूल हो रहे हैं और यही वजह है कि मगरबी ममालिक के लीडर्स पर दबाव बढ़ रहा है। इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका में तो अवाम की एक बड़ी तादाद अब नेतन्याहू को सख्त नापसंद करती है और गज़ा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की हिमायत नहीं करती। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गज़ा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई के लिए अमरीकी अवाम की हिमायत में नुमायाँ कमी आई है। गैलप के एक नए सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ तकरीबन 1/3 बालिग अमरीकी शहरी ही इस कार्रवाई की हिमायत करते हैं, जबकि जंग के आगाज़ में तकरीबन निस्फ अमरीकी शहरी इसराइल की कार्रवाई के हक़ में थे। सर्वे में यह भी सामने आया है कि अब तकरीबन निस्फ बालिग अमरीकी शहरी इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बारे में मनफी राय रखते हैं, जो कि 1997 में गैलप के सर्वे में उनकी शमूलियत के बाद से नेतन्याहू के लिए सबसे मनफी दर्जा बंदी है। ये सर्वे 7 से 21 जुलाई के दरमियान किया गया, ऐसे वक्त में कि जब गज़ा में भूख के वाक़यात पर आलमी सतह पर इसराइल पर तनकीद हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये नताइज इस बात को वाज़े करते हैं कि अमरीकी अवाम में इसराइली हुकूमत की हिमायत में नुमायाँ कमी आई है, लेकिन ये तब्दीली सबकी राय में नहीं आई, बल्कि ये जंग अब अमेरिका में सियासी तकसीम का बाइस बन गई है। इसराइल की पॉलिसियों पर बढ़ती हुई नापसंदीदगी की क़यादत डेमोक्रेट्स और आज़ाद ख्याल वोटर्स कर रहे हैं, जो नवंबर 2023 में गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों की तौसी के मुकाबले में अब कहीं कम इसराइल की हिमायत करते हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स की अक्सरियत अब भी इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों और नेतन्याहू की भरपूर हिमायत करती है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि गैलप के नए सर्वे से पता चलता है कि तकरीबन 60% बालिग अमरीकी गज़ा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई की मुखालफत करते हैं, जो कि नवंबर 2023 में 45% थी। गैलप के सर्वे में इसराइल की जंगी पॉलिसी के लिए हिमायत काफ़ी अरसे से कम हो रही है। मार्च 2024 में तकरीबन निस्फ बालिग अमरीकी इन कार्रवाइयों की मुखालफत कर रहे थे और जैसे जैसे वक्त गुजरा ये मुखालफत मजीद बढ़ती गई। इस गिरती हुई हिमायत की एक बड़ी वजह अमरीकी इंतज़ामिया की तब्दीली भी हो सकती है। अगरचे साबिक सदर जो बाइडन को इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े पर अपनी पॉलिसी के बाइस अपनी ही पार्टी में शदीद तनकीद का सामना था, लेकिन बहुत से डेमोक्रेट्स ट्रंप की मौजूदा पॉलिसी से शायद इससे भी ज़्यादा नाला हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान नेतन्याहू के बारे में अमरीकी अवाम की राय भी मज़ीद मनफी हो गई है। ख़ास तौर पर जब से गज़ा में जंग शुरू हुई है, ज़्यादातर लोग उन्हें मनफी अंदाज में देखने लगे हैं। गैलप के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक अब तकरीबन 52% बालिग अमरीकी शहरी नेतन्याहू के बारे में मनफी राय रखते हैं, जबकि सिर्फ 29% उनके हक़ में मस्बत राय रखते हैं। ये सर्वे नेतन्याहू के हालिया दौरा अमरीका के दौरान किया गया था। अमरीकी अवाम की राय में ये तब्दीली इस बात का उलट है जो अप्रैल 2019 तक देखी गई थी, जब ज़्यादातर अमरीकी नेतन्याहू को मस्बत नज़र से देखते थे। रिपब्लिकन वोटर्स अब भी नेतन्याहू के बारे में डेमोक्रेट्स और आज़ाद वोटर्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मस्बत राय रखते हैं। तकरीबन 2/3 रिपब्लिकन्स उनके हक़ में हैं, जो पिछले साल की सतह के मुताबिक है। गैलप के सीनियर एडिटर मेगन ब्रेनन के मुताबिक यह पहला मौका है कि जब हमने देखा है कि अमरीकियों की अक्सरियत नेतन्याहू को मनफी नज़र से देखती है। इस सर्वे में किए गए तमाम सवालात हमें बुनियादी तौर पर एक ही कहानी सुनाते हैं, और ये कहानी फ़िलहाल इसराइली हुकूमत के हक़ में नहीं जा रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।